नमस्कार, मैं अंजनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्सपेक्टिव। आज चर्चा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की देश को कितनी ज़रूरत है और इसका इकॉनमी में क्या इम्पैक्ट होता है। तो किस वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सेल्फ रिलायंस की बात तो ज़रूर होती है, लेकिन हर एक देश एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है और यही व्यापार का नियम भी है। अब विश्व में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो चीन है, क्योंकि वो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। पिछले 30 सालों में चीन ने मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बहुत बेहतरीन कार्य किया है। तो इसीलिए जब आप आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो चीन के पास है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझने की है कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है वो डॉलर में ही क्यों होता है, मैक्सिमम ट्रेड, जबकि WTO का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है जो किसी भी देश को एक दूसरे देश के साथ वो अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करे। ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन डॉलर एक ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है। अब इसके संदर्भ में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन आप साधारण भाषा में समझे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो चाइना की भाषा है, मैंडेरियन। बट लेकिन जो इंटरनेशनली सबसे रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। उसी तरीके से कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड में जो करेंसी यूज होती है वो है डॉलर। और इसके दुष्परिणाम भी बताएंगे कि इसका दुष्परिणाम क्या है अमेरिका के संदर्भ में। अब विश्व में सबसे ज़्यादा तो व्यापार चीन करता है और उनका सबसे बड़ा जो खरीदार है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उनकी सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता भी अमेरिका के साथ है। लेकिन ये चीज़ समझने की बात है, जैसा कि इंडिया के सेंस में भी यही है कि चीन से हमारी राइवलरी है। हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, बट हर एक वर्ष हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ता है। हम चीन से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और ये जो ट्रेंड है ये ऑनगोइंग ट्रेंड है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट आपका ग्लोबल मार्केट में सस्टेन करने के लिए उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिटी एंड द सेकेंड थिंग इज़ प्राइस। तो चीन क्या करता है, रिजनेबल रेट पे सामान बनाता है। उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि चीन में ये सस्ता क्यों है। और एक और बात मैं बता रहा था कि चीन तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन चीन अपने करेंसी में ट्रेड नहीं करना चाहता है। चीन के ऊपर हमेशा यह आरोप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगाया करते थे कि चीन इज़ अ करेंसी मैनिपुलेटर। तो जब आपकी करेंसी वर्ल्ड में ज़्यादा सर्कुलेट होगी तो आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, और जब करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी करेंसी मजबूत होगी। अब आप उदाहरण के तौर पे एक बात समझिए कि भारत में कुछ लोग हैं, हम कहते हैं कि 1 रुपी इक्वल टू $1, ऐसा 1947 में था। तो यदि आज वो स्थिति हो तो हमारे यहाँ जो भी ये इंडस्ट्री है, जो विदेश काम करते हैं भारत में, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री में, चाहे वो IT की इंडस्ट्री हो या फिर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री हो, वो भारत में काम ही इसीलिए होता है क्योंकि उनको वो चीप रेट में पड़ता है, सस्ता पड़ता है। यदि जो काम अमेरिका में $6,000 में हो रहा है वो काम भारत में यदि $2,000 में हो रहा है तो कंपनी को $4,000 का मुनाफा हो रहा है, एक अमेरिकन कंपनी को। और कल वही काम $6,000 में अमेरिका में हो और $6,000 में भारत में हो, तो वो काम भारत में क्यों आए। तो भारत में इसका एक जो एक बेनिफिट है वो बेनिफिट भी है कि जो हमारी करेंसी में जो एक डिफरेंस है उसका एक बेनिफिट भी है। उदाहरण के तौर पे
अब जैसे ही डॉलर मजबूत होता है तो जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इनको ज़्यादा फायदा होता है। उसी तरीके से जो भी करेंसी मजबूत होती है, जैसे कि अमेरिका में डॉलर जो है अमेरिकन करेंसी है, वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी होती जा रही है कि आज अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लगभग ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे जिस प्रोडक्ट को बनाने में किसी कंपनी को 100 रुपये कॉस्ट लगेगा या $100 कॉस्ट लगेगा, वही प्रोडक्ट दूसरे देश से बन के अमेरिका में $60 में मिलेगा। तो जो कंज्यूमर्स हैं, यू कैन नॉट फोर्स कंज्यूमर टू बाई एज द गवर्नमेंट विशेस। ऐसा नहीं होता है ना, दे कैन नॉट बाई एज पर द विश ऑफ द गवर्नमेंट। कंज्यूमर जो है दे आर फ्री टू बाई इन द फ्री इकोनॉमी। यू कैन नॉट स्टॉप कंज्यूमर, आप ये मत खरीदो, आप वो मत खरीदो, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। या फिर नेशनलिज्म की भावना को पैदा करके ऐसा करना चाहते हैं तो दैट कैन नॉट सस्टेन इन लॉन्गर रन। वो कुछ समय के लिए ऐसा हो, जैसे गलवान के समय कुछ हुआ लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। यदि आप डेटा देखेंगे तो डेटा कॉन्ट्राडिक्ट्स एवरीथिंग दैट पीपल, यस पीपल विल सपोर्ट द गवर्नमेंट, but at the same time they cannot change their mind to buy something in national interest। वो ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक वर्ग की सोच जरूर हो सकती है, बट वो रियलिटी में इट कैनॉट हैपन। भारत के पास अभी एट प्रेजेंट में $593 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारा अप्रॉक्सीमेटली $600+ बिलियन का हम साल में इंपोर्ट करते हैं, जो हमारा इंपोर्ट का बिल है, और 400+ हमने टच किया है। 400 कुछ 20 बिलियन के अप्रॉक्स में हमने टच किया है अपना एक्सपोर्ट। तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, साथ साथ इंपोर्ट भी बढ़ी है। तो ट्रेड जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, वो डेफिसिट हमेशा बढ़ती है, बढ़ते जा रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि जो सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर है इंपोर्ट में, वो एक्सपेंडिचर है एनर्जी के सेक्टर में, क्योंकि एनर्जी के लिए देश में कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुख्य रूप से जो पेट्रोलियम पदार्थ हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, जिसमें नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, इन चीज़ों के कारण भारत का इंपोर्ट बिल सालों साल बढ़ता जा रहा है। और चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं तो वो हमारा फॉरेक्स जो है घटना शुरू हो जाता है। तो अभी जो फॉरेक्स घटे हैं वो इंटरनेशनल रीजन्स हैं उसके, एक तो डॉलर मजबूत हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो इसके कारण है। लेकिन देश में जो अभी फॉरेक्स है वो बहुत पर्याप्त फॉरेक्स है। इट वाज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स बैक, बट ये जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, इससे कुछ हमारे इकोनॉमी पर तो इसका असर पड़ा ही है, साथ साथ फॉरेक्स के ऊपर भी हमारा कुछ असर पड़ा है।